आपको लगता है कि आईएमएफ प्रोग्राम हो गया? अगले 1 साल के अंदर अंदर 22 अरब डॉलर वो हमने अपना प्रिंसिपल और सूद अदा करना है। उसके जी। अलावा हमने इंपोर्ट्स का बिल देना है। तो अब बात ये है कि वहीं पे वहीं हम पहुंच जाएंगे कि फिर वी विल रन इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। आईएमएफ भी हमें शायद आने वाले दिनों में बेल आउट ना कर सके, या आईएमएफ का एक ट्रांच हमारे लिए नाकाफी होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। आईएमएफ कोई पहला मुल्क थोड़ी है। अर्जेंटीना भी देखिए, वो भी काफी कर्जे, वो भी डेट ट्रैप में है। इजिप्ट का केस देख लीजिए, मिस्र का 11 बार डिफॉल्ट कर चुका है सर, 11 बार 11 बार अर्जेंटीना। डिफॉल्ट कर चुका। तो हमसे बहुत ज्यादा सीरियस केसेस मौजूद हैं, बास्केट केसेस जिन्हें कहा जाता है ना। आईएमएफ जी। उनको भी लॉलीपॉप दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज बट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, हर हफ्ते की तरह आज भी रजा रूमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर बात करने के लिए। रजा रूमी साहब वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पर मैं तारुफ करवाता चलूं। आप जानते हैं कि जर्नलिज्म के अंदर उनका बहुत ज्यादा काम है, किताबों के मुसन्निफ हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इदारों के लिए काम किया, और उनका ये जो तीसरा तारुफ है ये हमारे लिए ज्यादा कारामद साबित होगा आज के शो में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू करेंगे ये जो आईएमएफ के अराउंड इस वक्त सारी द बज सराउंडिंग आईएमएफ और उसके अराउंड जो सियासत हो रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और रजा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान। आईएमएफ का मिशन आया, 10-12 दिन उसने यहाँ स्टे किया और उसके बाद वो वापस चला गया। कुछ लोगों को लगता है कि ये कामयाब ट्रिप था, उन्होंने जाते जाते एमईएफपी जिसका बहुत इंतजार था वो दे दिया। कुछ लोगों को लगता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट चूंकि नहीं हुआ तो शायद दिस इज स्टिल हैंगिंग इन द बैलेंस। तो हम रजा साहब से एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे और बाद में राउंड अप में ये भी शामिल करेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स इस प्रोग्राम के क्या होंगे, क्योंकि आईएमएफ ने बहुत ज्यादा हार्ड वायर्ड किस्म की कंडीशनैलिटीज भी डाली हैं अपने प्रोग्राम में। तो उनके फौरी तौर पर इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे। और उसके बाद तीसरी बात हम रजा साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब ये पैसा पाकिस्तान अगर कंज्यूम कर लेता है तो उसके क्या मुहरकात होंगे। क्या हम रजा साहब को लगता है कि ये पैसा इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद दोबारा इसी हालात में खड़े होंगे? तो इन 3 चीजों पे बात करेंगे। रजा साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ करवा दिया। बहरहाल वंस अगेन थैंक्स। तो लेट्स स्टार्ट। जी सर। सर मैं आई जंप स्ट्रेट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। रजा साहब, जिसका मैंने तस्करा किया कि आपको लगता है कि आईएमएफ प्रोग्राम हो गया? मैं बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछूंगा सर। जी देखिए, हाँ, बहुत ज्यादा ये इसके ऊपर जाहिर बात है, वो मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन होती है कि वो आईएमएफ वाले चले गए, वो कागज नहीं देके गए और ये नहीं है। देखिए, ये ब्यूरोक्रेसीज हैं। जैसी हुकूमत पाकिस्तान एक ब्यूरोक्रेसी है, आईएमएफ भी एक ब्यूरोक्रेसी है। और इसी तरह की वो वहां भी स्लो मूविंग हाथी की तरह जो है वो उसकी स्पीड होती है। लोगों को बड़ा ख्याल है कि चूंकि वो वॉशिंगटन डीसी में है या कोई इदारा पाकिस्तान से बाहर होगा तो वो बड़ा कोई एफिशिएंट या इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं होता। उनके यहाँ भी लेयर्स होती हैं, बाबूज वहां भी बैठे हुए हैं। छोटा बाबू, मीडियम बाबू, बड़ा बाबू, बड़े से महा बाबू। तो वो फाइल वहां भी घूमती है और फिर अल्टीमेटली बोर्ड होता है, जैसे आपको पता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कशन की थी और मैं और भी फोरम्स पे कहता हूँ कि ये जो इदारे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये पैसे जो हैं लेंड करते हैं और उस पर ये इंटरेस्ट बनाते हैं और ये उनकी सस्टेनेबिलिटी होती है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ये ठीक है कि उनका मिशन होता है कि वो गुर्बत का खात्मा करेंगे, तरक्की में तरक्की पजीर ममालिक की मदद करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर वो उनकी जो है इथॉस है, वो कॉर्पोरेट है, वो कमर्शियल है। तो इसलिए आईएमएफ भी हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा सियासी फंडा हो पाकिस्तान का, चूंकि आईएमएफ का बोर्ड के ऊपर मगरिबी कुव्वतें, उनका पलड़ा भारी भारी है। अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के दीगर ममालिक, अगर उनके साथ कोई पाकिस्तान का फंडा हो तो वो आपकी रोक सकते हैं। ऐसा तो कोई फंडा नहीं है अभी। अभी तो सिर्फ ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। और अब आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने आज जो ऐलानात किए
170 अरब रुपए लगाने के टैक्सेशंस, ये जो सब्सिडीज को खत्म कर रहे हैं एनर्जी प्राइसेस के हवाले से, डीवैल्यूएशन पहले हो चुकी है, 30-35% रुपए की कीमत गिर चुकी है। तो कंडीशंस अब तकरीबन पूरी हैं। अब बेसिकली एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होगा उसके बाद अमलन जो है हमारा मायदा हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड में जाना एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। बोर्ड में ये भी होता है कभी कि आप उसका इजलास बुलाते हैं, इमरजेंसी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में ये भी होता है कि बाय सर्कुलेशन भी हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में भी फाइल जो है वो सर्कुलेट करती है, वो नायब कासिद लेके एक अफसर के घर जाता है, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। तो वहां भी ऐसा, वहां पे नायब कासिद जो होती है इलेक्ट्रॉनिक होता है सारा। तो ऐसे भी मामलात जो है वो हो सकता है, इसलिए इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल बात जो है, असल जो आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि ये तो हो जाएगी डील, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो सियासी फॉल आउट है, वो अब इतना ह्यूज होगा कि मुझे तो पर्सनली समझ नहीं आती। आज मैंने इसी पे इदारिया भी लिखा है कि ये हाइपर इन्फ्लेशन वाला जो है मामला, यानी कि अफराते जर की जो हाईएस्ट स्टेज होती है महंगाई की, हम वहां पे दाखिल हो रहे हैं। वो असल में एक कंसर्निंग और लम्हा फिक्रिया बात है। जी रजा साहब, मुझे पता है कि महंगाई और उसके गरीब के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं ये आपका फेवरेट टॉपिक है, पर मैं अभी आपको वहां नहीं जाने दूंगा सर। मैं अभी थोड़ी सी देर आईएमएफ के ऊपर ही स्पेंड करूंगा। सर, मेरी ऑडियंस के लिए काइंडली सिर्फ ये बता दें कि एसएलए अभी आईएमएफ का जाने से पहले अग्रीमेंट ना करने का क्या किसी तौर पे ये मतलब है कि वो उन्होंने प्रोग्राम से इनकार कर दिया, या वो इसको इल्तवा में डाल के चले गए? ये तो मुझे बात समझ आ गई कि इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, पर क्या इसकी कोई पॉलिटिकल अंडरटोन है जिसको हम मिस कर रहे हैं? देखिए, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हमने हमें ये, आपको पता है कि ये पहली बार नहीं हुआ। अगर जी। आपको याद हो तो माजी में भी देखिए, ये पाकिस्तान का माशाल्लाह, मतलब अल्लाह करे कि ये सिलसिला बंद हो, लेकिन ये 23वां प्रोग्राम हो रहा है। तो यानी कि जी। 23 बार हम पहले ये वाला ये धंधा कर चुके हैं उनके साथ डीलिंग। तो स्टार्टिंग विद उनका यहाँ से 1958, जब पहली स्टैंड बाय अरेंजमेंट 1950, हमने ली थी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ना, शुरू से पाकिस्तान की बुनियाद में वेस्टर्न एड जो है, मैं आपको बताऊँ, वो डाली गई है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था ना, असद, आई नो हिस्ट्री में हम चले जाएँगे, तो उस वक़्त भी सबसे जी। पहले अगर आप उसमें देखें, तो खुद जिन्ना साहब ने भी जो है ये एड का मुतालबा किया था अमेरिका से। अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा था कि हम एक बहुत अहम मुल्क हैं इस कोल्ड वॉर में, और हमें अमेरिकन असिस्टेंस मिलनी चाहिए। बहरहाल आई स्टॉप हियर। तो इस ऐसी कोई बात नहीं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होने का मतलब ये होता है कि जहां पे आपके कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप्स। क्योंकि देखिए ना, वो तो ये मांग रहे हैं कि आप प्लान दिखाएं कि आपने जो बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा है वो कैसे अदा करना है, आपने जो है अपने बजट का खसारा जो है कितनी स्टेजेस में उसको कम करना है, नए टैक्स लगा के आप आपने अपनी जो आमदन है उसको उसको कैसे बढ़ाना है अगले 6 महीने साल। उसका प्लान महीने बाय महीने का वो दें, ताकि नंबर आपके पूरे हों, आपकी आमदनी और अखराजात के दरमियान जो गैप है वो कम हो। तो वहां पे यकीनन इस बार वो नहीं उनका साइन ऑफ हो चुका, लेकिन आई थिंक कि वो अब उनकी वर्चुअल जिसे कहते हैं वो निगोशिएशंस जारी हैं, आज से स्टार्ट हो गई हैं। आज सुबह यही रिपोर्ट आई थी मंडे मॉर्निंग को, के बुनियादी तौर के ऊपर वो मुज़ाकरात अब जारी हैं, और वो आखिरी मराहिल में हैं। जी थैंक यू रजा साहब। अब मैं थोड़ा सा अपने दूसरे सवाल की तरफ आता हूं, जिसका मैंने शुरू में इब्तदाइये में तस्करा किया कि रजा साहब, इसमें जो कंडीशनैलिटीज लगाई गई हैं, मैं जरा क्विकली ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी बता देता हूं कि एक तो वो जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की साइड पे आपने शुरू में 170 अरब का तस्करा किया, उस पे एक क्लैरिफिकेशन तो गवर्नमेंट की तरफ से आ गई कि हम ये कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, ताकि वहां पे कोई डुप्लीकेशन ना हो जाए प्राइस हाइक की। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेटली गैस और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के टैरिफ्स जो है उनको डिटरमिन किया गया। तो वहां भी कुछ प्राइस हाइक्स हैं, स्पेशली डीजल के केस में जहां भी कुछ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगनी थी। तो और तीसरी चीज है सर्कुलर डेट। तो एक तो ये टैरिफ्स हैं, दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी एडिशनल टैक्सेस भी, और तीसरी चीज जैसे कि हमने जिक्र किया कि 500 बिलियन डाले जा रहे हैं फ्लो को रोकने के लिए सर्कुलर डेट पे, और आईएमएफ ने ये कह दिया कि हम अब स्टॉक को कम करने पे काम नहीं करेंगे, हम फर्दर इरोजन से रोकेंगे आपकी फिस्कल स्पेस को।
तो इन तीनों के तो सर बहुत गहरे किस्म के इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स होंगे। आपको क्या लगता है रजा साहब? देखिए, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो बिल्कुल ऑलरेडी, मतलब आप देखें ना, डिवैल्यूएशन जो हुई है, जो सबसे पहला देखिए पाकिस्तान में, ये मेरा मानना है। और यकीनन कोई, खैर मैं ऐसी कोई नई अर्थ शैटरिंग बात भी नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में ड्राइवर है ना इन्फ्लेशन का, वो डॉलर की कीमत है। और वो डॉलर की कीमत इसलिए है कि हमारी कुछ बुनियादी जो ज़रूरियात हैं मईशत की, वो जुड़ी हुई हैं हम जो इंपोर्ट्स करते हैं। उसमें सबसे जो अहम है, वो आपको पता ही है कि वो तेल और डीजल जो है, वो जब महंगा होता है, जो कि हम डॉलर्स में खरीदते हैं, और अगर वो जी। 30-35% महंगा हो जाए, तो 30-35% जो है ऑटोमेटिकली चीजों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। वो एब्सोल्यूट। वो दूध वाला गवाला जो कि मोटर बाइक पर दूध देने जा रहा है, वो सब्जी वाला जो कि अपनी हज़ुकी में सब्जी लेकर आएगा गांव से शहर की तरफ, वो ट्रक जो कि अजनास का कारोबार करेगा ऑन मेन हाईवेज, वो जब 35% इंक्रीज होगा असद मियाँ, तो उसके बाद वो सिर्फ उसमें से उन्होंने बाद में प्रॉफिट भी तो निकालना है ना। तो वो उसको 8-10% जो है वो मार्जिन रखेंगे अपना, क्योंकि ये एक रियलिटी है। तो पहले तो ये बात है कि ये सबसे बड़ा ड्राइवर है। फिर दूसरा देखिए, कुकिंग ऑयल जो है वो हर घर में, आपको पता है हमारा तो खाना ही होता है, पकौड़े और समोसे, और हर चीज में घी, हर चीज में तेल, उसके बगैर तस्वुर ही नहीं है खाने पीने का। वो एक इसेंशियल आइटम है जो महंगी हो जाती है। चाय का भी यही आलम है। इसी वजह से आप देखें ना, चाय का कप हमारे देखते देखते कहाँ पे 2 रुपए का मिलता था, जब आई एम श्योर आपको भी याद होगा, आप भी इतने क्या उसे बोलते हैं, अच्छी खासी उम्र के हो गए हैं अब आप, तो 2-3 रुपए का, 5 रुपए का होता था। आई नो, यंग यंग तो बनने का आपको बड़ा वो है, वो क्या मिलेनियल जनरेशन का। लेकिन कहाँ 5 रुपए का कप, और कहाँ 50 रुपए की चाय, यार आई मीन। और 50 रुपए की, 40 रुपए की, 100 रुपए की, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। तो मैं आपको कोई कह रहा हूँ कि ये तो बुनियादी ड्राइवर है। देन सेकेंडली, उससे जो बिजली बनती है, ये जो कारखाने, बिजली के प्राइवेट कारखाने लग गए हुए हैं जहां पे तेल जाता है और वो उससे चलते हैं, वो अब वो बिजली भी महंगी हो जाती है। अब वो बिजली महंगी होती है तो आपका फिर डबल बर्डन हो जाता है कि आपने जो चीज पैदा करनी है, छोटी मोटी, टेलर है आजकल वो भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, दर्जी फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, आपने बड़ी जबरदस्त स्कार्फ और शर्ट पहनी हुई है, अभी अच्छे वक्तों में आपने लगता है खरीद ली हुई है, क्योंकि ये भी 40-50% इसमें महंगाई हो जाएगी। सो अल गरज, सारी चीजें जो है वो एक हम बहुत जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशनरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान, आम लोगों से पूछे तो वो तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम तो फिर प्रिविलेज तबका है कि हम जो है वो उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है डे टू डे सर्वाइवल के लिए। दो डॉलर डे वाली जो लाइन है पॉवर्टी की, हम उससे उससे ऊपर है। मगर जो आम लोग हैं वो तो ऑलरेडी पिस रहे हैं। तो लेकिन अब जो इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट है उसका फिर जारी बात है, जब आईएमएफ के प्रोग्राम्स जो है, जो स्टैगफ्लेशन की बात भी पिछली बार हमने की थी, कि जब आपकी शरह तरक्की कम होती है और महंगाई ज्यादा होती है, तो फिर तो भट्टा बैठ जाता है ना। मसला ये होता है कि आपकी नौकरियां नहीं बन रही, नौकरी नहीं बन रही, बेरोजगारी की जो नंबर है वो उसमें इजाफा होगा। अभी ये अब देखें ना, जो नए एस्टिमेट्स है वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग जो हैं, उससे ज्यादा खते गुर्बत, ये जो खते गुर्बत जिसका मैं जिक्र कर रहा था, $2 अ डे या 2,500 पॉवर्टी लाइन। कैलोरी, पॉवर्टी लाइन की आप बात जी बिल्कुल, उसके नीचे जब 2 करोड़ लोग जाएंगे, पुश हो जाएंगे, तो जी। आप देखें कि ये तो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं सोशल और पॉलिटिकल, एक चैलेंज बन जाएगा। और मुझे नहीं मुझे ये मुझे मुझे देखिए, आईएमएफ का प्रोग्राम मजबूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी बंद कर दें, बंद कर दें, आईएमएफ को निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, फाइनेंशियल सिस्टम का हम हिस्सा है। हम अगर पेमेंट्स नहीं देंगे वापस, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, डिफॉल्ट करेंगे, एक और कट्टा खुल जाएगा। तो अभी जो है वो अभी जो जो इशू है कि वो ये जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है, जहां पे बेरोजगारी, लो ग्रोथ रेट, हाई इन्फ्लेशन, ये जिस अंदाज से आगे बढ़ेगी, तो ये हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल के जो चांसेस हैं, वो उसको मजीद डिले कर देगी। मजीद 3 से 4 साल का साइकिल होगा कि हम कहीं जाके दोबारा से हमारी जो कर्व ऊपर जाएगा, अनलेस के कोई बहुत ही मोजजाती कोई
वाकया हो जाए, कोई अमेरिका कहीं हमला कर दे अफगानिस्तान पे दोबारा या ईरान पे, और फिर हमें कहा जाए जाओ जी जाके लड़ो हमारे लिए, और ये डॉलर्स तुम्हें मिल रहे हैं 8-10 अरब रुपए डॉलर। तो जो हमें आदत पड़ी हुई है, पहले देखे ना, टीका टीका जब लगता है ना नशई को, तो वो फिर विड्रॉल सिम्टम्स बड़े शदीद होते हैं। इस वक्त वो विड्रॉल सिम्टम्स चल रहे हैं जी। रज़ साहब, इसमें एक छोटी सी बात है कि ये जो ढांचा जाती इस्लाहात जिनको हम कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये आईएमएफ जब आके प्रपोज करता है, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो उससे क्या होगा, तो उसमें रज़ साहब एक बात बड़ी काबिले गौर है कि इस तरह के रिफॉर्म्स जिसमें आपने कोई मजीद नई प्राइस डिटरमिन करनी है जो एक कमरे में बैठ के की जा सकती है, या कोई नई एलोकेशन करनी है जैसे, या कोई नया टैक्स लगाना है, तो ये तो बड़े फंक्शनल किस्म के रिफॉर्म्स हैं, ये फौरी तौर पे किए जा सकते हैं। लेकिन जो असल ढांचा जाती इस्लाहात हैं जो कि आईएमएफ हमेशा आपको कहती है, फॉर इंस्टेंस ये सर्कुलर डेट के अंदर भी कुछ इदारों को प्राइवेटाइज करना, इदारों की का जो ढांचा है कि वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं उस स्ट्रक्चर को बदलना, कि यानी ट्रेडिशनल फॉसिल से आप बाहर निकल आए, इस तरह के बहुत सारे ढांचा जाती इस्लाहात हैं जो कि आपको लगता है कि हुकूमत कभी कर पाएगी, वरना तो हम 3 या 4 या 6 महीने बाद दोबारा इसी सिचुएशन में खड़े होंगे सर। जी जी बिल्कुल, देखिए जी, आपने वो इस्लाहात की बात की है, और हम बिल्कुल वहां पे खड़े होंगे, और यही तो क्योंकि देखिए, हमें इस साल, अगले 1 साल के अंदर अंदर 22 अरब डॉलर, तो सिर्फ हमने अपने प्रिंसिपल 22-23 अरब डॉलर जो है वो हमने अपना प्रिंसिपल और सूद अदा करना है। उसके जी अलावा हमने इंपोर्ट्स का बिल देना है, ठीक है। जी और अगर आप मोटा मोटा हिसाब कर ले, 30 अरब डॉलर की हैं आपकी एक्सपोर्ट्स, बड़ा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फिगर है। 30 अरब आपके, अगर ये स्टेबल रहा रेमिटेंसेस का, बाहर से जो सारे मुबादला बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं, तो 60 अरब ये हो गया। 60 अरब में से 23 अरब आप माइनस करें, तो आपका वो बनता है तकरीबन तकरीबन आधा जो है वो आपके ये कर्जों में चला जाएगा, आधे से 45% के करीब। बाकी 55% की आपकी आनी है इम्पोर्ट, जिसमें तेल भी आना है, डीजल भी आना है, मशीनरी भी आनी है, दवाइयों ने भी आना है, कुकिंग ऑयल ले आना है, चाय ले आना, खर्ची, हेलीकॉप्टर, जहाज, सारे जो हमारी इंपोर्टेड गाड़ियां ब्यूरोक्रेट्स ने जो खरीदनी है, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज ने, वो सारे वहां से आनी है, ठीक है जी। तो अब बात यह है कि वहीं हम पहुंच जाएंगे कि फिर वी विल रन इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। और उसके लिए वो जो इस्लाहात, एक तो गर्दिशी कर्जे का जो मामला है एनर्जी सेक्टर में, वो अशद जरूरत है, नंबर 1 मेरे ख्याल से। दूसरी जो हमारी ये सिख पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जब तक इनको हम प्राइवेटाइज नहीं करते, इनको फिक्स नहीं करते, मैं तो कहता हूँ बंद कर दें। लेकिन आप बंद भी नहीं कर सकते, लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, हम लोगों को बेरोजगार भी नहीं कर सकते, कोई हुकूमत नहीं ये करेगी, सियासी हो गैर सियासी हो। तो इसलिए ये एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, और ये इस्लाहात नाफिज नहीं हो सकती असद, उसके लिए आपको, हम इसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे। उसकी बहुत सी कंडीशंस होती हैं, 8 से 10 कंडीशंस होती हैं। उसमें 2 मैं अभी आपको जिक्र कर देता हूं। एक तो यह है कि कोई इस्लाहात जो है वो एक 10 साल के टाइम फ्रेम में से कम में नहीं हो सकती। आप अगर अपना घर भी बनाना शुरू करें ना आजकल की महंगाई में, तो 2 से 3 से 4 साल, 5 मरले का घर जो है वो भी 2-3 साल लग जाते हैं। पहले आप जमीन खरीदते हैं, निगोशिएट करते हैं, फिर आप नक्शा बनवाते हैं, नक्शे का अप्रूवल आता है, फिर सरिया आता है, वो महंगा हो जाता है, सीमेंट आता है, वो बनता है, फिर उसकी फिनिशिंग होती है, फिर उसकी सफेदी होती है, फिर उसमें बिजली जाती है, गैस का कनेक्शन लगता है, इट्स अ होल प्रोसेस। ये बड़ा आपको सादा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पॉलिसी रिफॉर्म जो है, पॉलिसी इस्लाहात जो है, जो आप ढांचे में तब्दीली की बातें कर रहे हैं कि आपने एनर्जी सेक्टर को करना है, उसके लिए आपको 8 से 10 साल चाहिए। 8 से 10 साल का मतलब है कि एक हुकूमत के दौर में ये नहीं हो सकता है। एवरेज हुकूमतों का यहाँ पे टेन्योर है 3-4 साल। इसका मतलब जी। आपको 2 हुकूमतें चाहिए, कम से कम, आइडियली 3 चाहिए। उसका एंड देन मतलब है पॉलिटिकल विल आल्सो, कंसेंसस, जी पॉलिटिकल विल। जी। तो देखिए देखिए पॉलिटिकल विल, तो अब तो पॉलिटिकल विल का चारा नहीं रहा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस कम होती जा रही हैं, क्योंकि मगरिब की इमदाद बंद हो चुकी है, क्योंकि कोई पड़ोस में जंग नहीं है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, वॉर ऑन टेरर खत्म हो चुकी है, इसलिए कोई इंजेक्शंस नहीं आने। अब पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो चारों नाचार मजबूरन ये करेंगी, लेकिन इस वक्त उनके दरमियान आपस में निफाक के कंसेंसस नहीं है।
तो ये जो तीनों बड़ी पार्टियां, जब तक ये एक, इसीलिए जो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो भी उसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि नाम नाम डजंट मैटर, यू कैन हैव डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग दैट। तो वो जब तक ये लोग 8-10 चीजों के ऊपर अग्री नहीं करते कि अगले 10 से 12-15 साल में हमने ये इंप्लीमेंट करना है, इस पे पीटीआई का भी दस्तखत अंगूठा है, नून का भी है, और पीपीपी का भी है, फजलुर रहमान का भी है, वगैरह वगैरह, और सिविल सोसाइटी का भी है, और सबसे अहम पाकिस्तान की आर्मी का भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अभी वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन 75 साल से खुद जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। सो दे आर पॉलिटिकल फोर्स। सो वो ये जब तक कि सारे मिलके टेबल पे बैठ के उस पे दस्तखत करके अग्री नहीं करेंगे कि हमने पावर सेक्टर में करना है, हमने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को ये करना है, हमने मजीद ये इस्लाहात लेकर आनी है, उस वक्त तक हम यहीं फंसे रहेंगे। ये एक बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांस है जी। रजा साहब, मेरा आखिरी सवाल, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एटलीस्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सर, वो ये कि हमने अभी तस्करा किया कि 4 से 6 महीने बाद शायद पाकिस्तान दोबारा इस सिचुएशन में खड़ा हो। अगर आपको याद हो सर कि पहले जब अगर आईएमएफ, हम अगर पाकिस्तान की 75 सालों में ये जो सिक्लिकल थ्योरी है पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में, उसको जी देखें, तो ये जो ग्रोथ और स्टेबलाइजेशन के पीरियड्स थे जिसमें हम ऑल्टरनेट करते थे, ये 2-2 4-4 साल, 5-5 साल के पीरियड्स थे। और अब ऐसा हो रहा है कि आईएमएफ आती है और वो स्टेबलाइजेशन के नाम पे आपको पैसा देती है, और 4 महीने भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती और आप अगले आईएमएफ के ट्रांच का इंतजार करते हैं। तो आपको लगता है सर कि अब मामलात उतने खराब हो गए हैं ओवर द इयर्स कि वी रीच द एंड ऑफ द रोड, कि अब मजीद अगर हमने इस्लाहात ना की तो आईएमएफ भी हमें शायद आने वाले दिनों में बेल आउट ना कर सके, या आईएमएफ का एक ट्रांच हमारे लिए नाकाफी होगा? देखिए, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो यही तो कह रही है ना, वो कह रही भाई भाई बार बार आप हमारे पीछे पड़ जाते हैं, पैसे दो पैसे दो, हम जो कहते हैं आपको काम वो तो करते नहीं है, फिर आप जी। उसी माइंड में होते हैं, सारी बातें वही कहेंगे। लेकिन देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, आईएमएफ कोई पहला मुल्क थोड़ी है। अर्जेंटीना भी देखे, वो भी काफी कर्जे, वो भी डेट ट्रैप में है। इजिप्ट का केस देख लीजिए, मिस्र का, 11 बार डिफॉल्ट कर चुका है सर, 11 बार 11 बार अर्जेंटीना। डिफॉल्ट कर चुके, तो हमसे बहुत ज्यादा सीरियस केसेस मौजूद हैं, बास्केट केसेस जिन्हें कहा जाता है ना। आईएमएफ जी। उनको भी लॉलीपॉप दे रहा है, ठीक है ना, अर्जेंटीना के साथ भी, मिस्र के साथ भी। तो आईएमएफ कोई दूध में धुला नहीं है। देखिए, आईएमएफ एक इदारा है जिसके पास कैश है अवेलेबल देने के लिए, और साथ में एक एक्सपर्टीज, वो स्टेबलाइजेशन का एक एजेंडा है। और देखिए, दूसरा ये कि सरमायादाराना निजाम जो है वो उसका भी एजेंडा है। हमें इस्लाहात अपने लिए करनी है, हमें इसलिए नहीं करनी कि आईएमएफ हमें मुस्तकबिल में पैसे देगा कि नहीं देगा। हमें इस्लाहात इसलिए करनी है कि हमने अपने मुल्क को स्टेबलाइज करना है, उसको एक बेहतर जगह बनाना है। और हमें एक्चुअली में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल जो गैप है, जो क्राइसिस है, वो ये है कि किसी के पास ये प्रोग्राम या डायरेक्शन नहीं है कि आईएमएफ के अलावा हम क्या कर सकते हैं। बातें हैं, जुबानी जिसे कहते हैं ना, बातें बेचना, टॉक इज चीप, वो आपको ऑपर्स बड़े मिल जाएंगे जी, हमें आईएमएफ को छोड़ देना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट करना चाहिए, बट इट्स ऑल वूली विशी वॉशी बीएस, ठीक है ना। इवन सम टॉप नेम्स राइट दिस बीएस, आप देखेंगे बड़े बड़े अखबारात में वो कहते हैं, ओ लेट्स थिंक बियॉन्ड आईएमएफ, और क्रिटिकल बातें, वही जी के नियो लिबरल थ्योरी। भाई बताएं ना, तो फिर क्या करें? आप उसकी कोई 3-4 एग्जांपल्स दीजिए, कैसे वो होगा? और वो उसके करने के लिए वो जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूं कि उसमें दो बातें हैं। एक तो उसमें फलसफियाना जो लेवल के ऊपर, जो सतह के ऊपर जो सोचने की जरूरत है, उसकी कमी है। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे सारे जुगादरी जो है, इकोनॉमिस्ट जिन्हें कहा जाता है, जो कि इधर से उधर हर कमेटी में, हर ग्रुप में, हर हुकूमत के साथ वो पाए जाते हैं। आप भी आप तो खैर जो है, जो कादरी नहीं है, आप तो माशाल्लाह बेहतर है उनसे, लेकिन आप भी वहां पे इकोनॉमिक काउंसिल में पाए जाएंगे और यही बातें दोहराएंगे, जी आईएमएफ ने ये कर दिया तो वो कर दी। भाई बात ये कि ये जो सारे के सारे लोग हैं, उन मुट्ठी भर है, कोई 15-20 लोग हैं टोटल। आप देखेंगे ये गर्दिशी कर्जे की तरह गर्दिश करते रहते हैं, कभी कभी पीपीपी में होते हैं, उससे निकाल के ना उनको इस्टेब्लिशमेंट उनको भेज देती है पीटीआई के पास, पीटीआई से निकाल के नून के पास, नून के पास, इधर उधर। अच्छा, वो जब नहीं होते गवर्नमेंट में तो टीवी पे आ जाते हैं
और ऐसी ऐसी तकरीरें करते हैं। अभी जैसे वो शब्बर जैदी साहब है, अच्छे आदमी है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी मैंने ये टैक्स ऐसा होना चाहिए। भाई आप एफबीआर के चेयर थे, ओ भाई कुछ तो कर दिया होता ना। या फॉर एग्जांपल हफीज शेख थे या शौकत तरीन जिन पे आज पर्चा हो गया। भाई आप लोगों का अपना रिकॉर्ड क्या है, other than being, let's say, grade 19, 20 joint secretary level work of fulfilling IMF conditions and balancing the numbers. There is no thinking. There is no state का एक काम होता है रेगुलेटर का, फैसिलिटेटर का, इनेबलर का। चीन, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, हम ये एग्जांपल्स देख चुके हैं। हमारे चाइना, हमारे सामने सब, हमारे लाइफ टाइम्स में हमने चाइना को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। हमारे लाइफ टाइम्स में हमने साउथ कोरिया को तरक्की देखी है। हमारे लाइफ टाइम में हमने देखा कि सिंगापुर कहां से कहां पहुंचा है। लाइफ टाइम इन सेंस कि पिछले 30-40 साल की बात है। I mean, of course, my lifetime, not as you are younger, but the thing is कि ये सब बदले हैं। कैसे बदले कि स्टेट का एक रोल है ऑफ एन एनेबलर। तो ये जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म भी है, तो भाई जो चीजें की जा सकती हैं, कोई 15-20 स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, उठाए ना खुदा के लिए। बहरहाल ये बड़ी लंबी बातें हैं और बहस है, हम इसके ऊपर करते रहेंगे बात। रजत साहब, अगले हफ्तों में इसके ऊपर बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे शो का वक्त भी इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो आपका बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ज्यादा अनएम्बिगुअसली और क्लियरली बहुत सारी और दलेरी के साथ बहुत सारी बातें की। वो जो 15-20 लोग हैं सर, अगले शो में मैं उनके नाम भी पूछूंगा। आई होप आप बताएंगे। बिल्कुल, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। आधे तो मेरे दोस्त हैं बहुत अजीज, और मैं मतलब ये पर्सनल नहीं बात कर रहा मैं उनकी। देखिए, एक चीज होती है पर्सनल दोस्ती, जिनकी मैं बहुत जी रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर जी एक होती है कि उनकी पब्लिक लाइफ में जो स्टैंडिंग और जो कंट्रीब्यूशन है, वो मैं वहां पे मुझे अफसोस होता है, दैट्स ऑल। सर, उनमें से एक हैं जिनके बारे में मैंने गलती से ये किसी शो में कह दिया था कि वो हर हुकूमत के साथ वजीर बनते रहे, तो फिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा व्हाट्सएप पे नोट लिखा कि भाई मैं वजीर इस दफा पहली बार बना था। पहले तो मैं इस कमेटी का चेयरमैन था और उस कमेटी का चेयरमैन था, मेरे पास वजीर का स्टेटस था पर मैं वजीर नहीं था। चले सर, ऑन दैट नोट हम शो को एंड करते। रहा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते।